अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम लोग क्वांटम फिजिक्स पे। हमारे साथ एक नोबेल प्राइज़ विजेता एक छोटे से साइंटिस्ट है हमारे साथ में, जिनके साथ हम लोग आज क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए हमारे गुरुजी, आइए जल्दी आइए और आकर के बैठिए और अपना तारुफ कराइए, थोड़ा बताइए अपने बारे में। हाय भाई, मेरा नाम फान नासुफ खान है। 6th A मैं स्टडी करता हूँ 6th A में। क्या नाम बताए? अफान अफान और आसिफ खान। अच्छा, इतना नाम तो मुझे भी नहीं पता था। चीटिंग करते हो। चलो फान आसिफ खान। हाँ। मैं पढ़ता हूँ क्लास 6th A में और मुझे स्पेस के बारे में आधे से ज्यादा नॉलेज है। चलो, आधे से ज्यादा मतलब तो आधे स्पेस के बारे में तो आधा स्पेस तुमने कैप्चर कर लिया। लगता है एक नोबेल प्राइज तुम्हारे लिए कम पड़ गया है, इसलिए दूसरा जो है ये इधर क्यों लगता है जैसे थोड़ा घूमा हुआ है, हल्का थोड़ा इसका सीधा कर दो, ठीक है ये? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइट तो लंबी लगती है बस। चलो, तो बताया जाए क्या डिस्कशन करना चाहते हैं। क्लास आज की जो डिस्कशन शुरू की जाए ना, शुरू की जाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी मैटर। एंटी मैटर है भाई, माशाल्लाह। क्वांटम फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक है ये, जिसके बारे में एटलीस्ट मतलब बड़े बड़े क्लास के बच्चे डिस्कशन नहीं करते, इवन 11th 12th के बच्चे डिस्कशन नहीं करते, हायर क्लासेस के। ये PhD लेवल की बातें होती है। खैर माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने नवाजा है बच्चे को, मेमोरी पावर भी नवाजा है और साथ साथ सीखने की चाहत भी है। और हमें भी पसंद है इस बारे में बात करना, डिस्कशन करते रहते हैं हम क्लास में भी। लेकिन ये बात तय हुई कि हम लोग जो है एक स्पेशल क्लास रखी जाए। तो बताइए अफान साहब, कहाँ से शुरुआत की जाए? पहले हम लोग ये ऐसे घूम के बैठ दो ताकि थोड़ा सा लगे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा इधर सामने और आगे, चेयर आगे करो तो अब ठीक है। हाँ, अब लग रहा है कि कोई है बैठा हुआ सामने, तो लग रहा था पीछे कोई बैठा हुआ है। चलो ठीक है। कि क्या होता है एंटी मैटर? ऐसे कंपोनेंट होते हैं, अगर वो किसी भी अदर कंपोनेंट्स मतलब मैटर्स के साथ मिल जाए तो वो एकदम एक्सप्लोड होगा। जैसे हम लोग जानते थे कि 2 इज इक्वल टू 4 होता है और 4 और -2 इज इक्वल टू 4 होता है, बस उसका नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। कहने की कोशिश कर रहे हो कि जब 2 का स्क्वायर करके तब भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करके तब भी 4 ही आएगा। अच्छा, तो वही यूज करके हम लोग एंटी मैटर को समझ सकते हैं। जैसे जो नॉर्मल मैटर होता है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, और जो एंटी मैटर उसमें एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंटी मैटर हम एनर्जी बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, पर इसको एनर्जी के लेवल में क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाए तो ये 100% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब जो हिरोशिमा वो सब पर गिरा था, वो बस 10% एनर्जी यूज करते हैं, और ये जो एंटी मैटर है ये पूरा 100% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कहने की कोशिश ये कर रहे हो कि अगर कोई मैटर एंटी मैटर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो उसके अंदर का 100% एनर्जी रिलीज कर देगा, है ना? हाँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर ब्लैक होल का कंसेप्ट भी फिर एंटी मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक होल में जितने भी मैटर्स इंड्यूस होते हैं वहाँ पे जाते हैं, या ब्लैक होल अपने तरफ अट्रैक्ट करता है जो, तो जितनी भी एनर्जी होती है उसको पूरे जितना भी मास उसको पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इसको अगर साइंटिस्ट ये जो हमारे अंकल आइंस्टाइन के फॉर्मूले के हिसाब से E = mc² के हिसाब से समझा जाए तो वही होगा, है ना? ये कहना चाह रहे हो ना कि टोटल एनर्जी जो है यानी E इक्वल्स होगा mc², का मतलब मास का प्रोडक्ट जब हम करेंगे, यानी टोटल मास जो ऑब्जेक्ट में है और लाइट की स्पीड का स्क्वायर कर देंगे, तो है ना, यही है ना? तो देखा जाए तो ये सिर्फ जैसे अभी तुमने कहा कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था, वो एक उसका सिर्फ 1/10 ऑफ द एनर्जी रिलीज कर पाया, है ना? जबकि हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, यानी जो एटॉमिक बॉम्ब की जो बेस है, जो फॉर्मूला जिसे आइंस्टाइन ने दिया था, उसका इस्तेमाल करके हम चाहें तो ब्लैक होल आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें 100% एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। हाँ, और ये जो एनर्जी होगा उसको इतना प्रोड्यूस करना होगा कि मतलब न्यूयॉर्क जितने बड़े शहर का इलेक्ट्रिसिटी यूज करना होगा। अच्छा, हाँ, और उसके लिए ना वैसे कि कुछ ऐसे यूरोप, जर्मनी, इटाली में
ऐसे पहले ही से कॉपरेशन हुए जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनता है और वो लोग रियल में एंटी मैटर बनाते हैं और उसको, और जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें यूरोप का, एशिया से मिला है पर उसका अलग माउंटेन से वो एक बॉर्डर है, उसकी तो मिडिल में कैरी करके एक इंस्टीट्यूशन है जो एंटी मैटर को बनाता है। उसमें एक LHC तलाज, उसका फुल नेम तो नहीं याद है पर उसका शॉर्ट नेम है LHC। ये एंटी मैटर को बनाने में बहुत बड़ा हेल्प करता है और इसको स्टेबल करने के लिए बस 17 मिनट्स अच्छा रख सकता है। इसका मोस्ट हाईएस्ट एंटी मैटर को रखने के लिए 70 मिनट तक हुआ था अच्छा और नॉर्मल जो होता है उसको बस 1 मिनट के लिए रख सकते हैं। अच्छा और अगर ये एंटी मैटर किसी भी मैटर नॉर्मल मैटर में आ गया तो ये न्यूयॉर्क, मतलब बस उसका 1 ग्राम आ गया किसी भी मैटर में, तो ये न्यूयॉर्क जितना बड़े शहर को आराम से खत्म कर सकता है और उसके बाउंड्री के आगे तक रेडिएशन फैला सकता है। अच्छा 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम अगर हम मान के चले इतनी सी छोटी सी होगी, और इसके रिलेटिव में अगर देखा जाए जितना जो इसका जो साइज होगा उसके हिसाब से एक न्यूयॉर्क शहर हम कह सकते हैं कि जैसे किसी गैलेक्सी का एक सेंटर है ना, किसी गैलेक्सी का एक सेंटर हो गया। तो फिर इससे फिर बन जाएगा, फिर वो वाला कंसेप्ट बन जाएगा कि अगर एक इतना छोटा सा मैटर, मतलब एंटी मैटर, इतने बड़े से इलाके के मैटर को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो ब्लैक होल जब बनता होगा तो कहीं ना कहीं शुरुआत उसकी ऐसे ही होती होगी। वही exactly, है ये अगर कुछ लोग मानते हैं कि गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल होता है और ये नासा ने रियल भी कर दिया अपना वॉल्वेट 1 के स्पेस शटल से। अच्छा और जो बीच में है अब वो ब्लैक होल क्यों है, क्योंकि वो ग्रेविटी बनाता है और ग्रेविटी से हम लोग की सारी स्पेस चलती है A to Z। तो वही कॉन्सेप्ट लेके उसको साइंटिस्ट बोलते हैं कि ब्लैक होल जो गैलेक्सी के बीच में यही एक ब्लैक मैटर एंटी मैटर से बना है। तो अभी तुमने कहा किसी स्पेस शटल का नाम लिया, नाम क्या था उसका? वॉल्वेट 1। वॉल्वेट 1 सैटेलाइट, सॉरी सैटेलाइट है। अच्छा स्पेस शटल तो नहीं बोलेंगे, स्पेस शटल तो हो गया जो इंसानों को या चीज़ों को कैरी करते हैं, तो क्या बोला तुमने? सैटेलाइट बोला है वॉल्वेट 1। खैर तो क्या है वॉल्वेट 1 पूरा, कुछ और इसके बारे में बता सकते हो? वॉल्वेट 1 नासा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था इसके साथ एक और सैटेलाइट गया था वॉल्वेट 2। वॉल्वेट 2 जुपिटर और सैटर्न का अच्छे से जानकारी किया और जब सैटर्न का जानकारी वो कर लिया तो वो जुपिटर पर ज्यादा ध्यान रखने लगा। और ये सेम चीज वॉल्वेट 1 भी करता था ये मार्स और मार्स के साथ। अच्छा वो मार्स को थोड़ा सा एग्जाम करता था, उसके बाद जुपिटर को थोड़ा सा जानता था। तो ये इसके बाद पर क्या हुआ कि नासा ने डिसाइड किया था कि हम लोग इस सैटेलाइट को आगे तक पहुंचाएंगे। और वो सोलर सिस्टम के बाहर भी चला गया है, मिल्की वे गैलेक्सी के भी बाहर। जब ये सोलर सिस्टम के बाहर गया था तो एक बबल कहलाता है, उसको बोलते हैं द एरिया बबल। अच्छा वो बबल सोलर सिस्टम को पकड़ में रखता है, मतलब पकड़ में नहीं, उसको सराउंड किया जाता है। ये कह रहे हो कि सोलर सिस्टम से बाहर गया, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ज़्यादा बड़ी है, उससे बाहर जाना इम्पॉसिबल है, तो सोलर सिस्टम अलग हो गया। बहुत सारे सोलर सिस्टम से जिसमें हमारा वाला एक सोलर सिस्टम है, तो हमारे वाले सोलर सिस्टम से बाहर गया होगा। क्योंकि अगर लाइट के स्पीड से भी अगर ट्रैवल की जाए तो उस गैलेक्सी से निकलने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि ये ना कुछ साल बहुत साल पहले ये लॉन्च हुआ था और तब जाके 2020 को ये पहुंचा था और उसका फर्स्ट इमेज जो वो था गॉड ऑफ आई। ये गॉड ऑफ आई एक ऐसा गैलेक्सी है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो एक आई की तरह दिखता है, ह्यूमन आई के शेप के जैसे दिखता है ना, तो उसके लिए उसको गॉड ऑफ आई कहते हैं। पर अभी भी, और ये जो ट्रांसफर इमेज हुआ था उसको 1 साल लग गया था अर्थ तक आने के लिए।
सिर्फ उस ट्रांसमिशन को, वो जो सिग्नल उसने भेजा था। हाँ, क्योंकि और अब अगर हम वो है ना आउट ऑफ स्पेस पे चला गया होगा, इसका मतलब मतलब है, अब देखो, इसका मतलब है कि काफी दूर निकल चुका है वो, क्योंकि सूरज की रोशनी को 8 मिनट लगते हैं तकरीबन पहुंचने में यहाँ तक, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जबकि अब उसी से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें 8 के मिनट के हिसाब से, तो कितना कितना था, 1 साल लग गया था। 1 साल लगा था उस सिग्नल को हाँ। पहुंचने में, तो वो तो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, फिर बहुत ज्यादा दूर निकल चुका है। और उसका जो इमेज वो था, अगर वो मतलब मान लेते कि अगर वो सन के पास रहता तो उसको अर्थ में बस एक इमेज पिक्चर पहुंचाने के लिए 1 मिनट लगेगा, और उसको उतना आगे जाके उसको 1 साल लगा, तभी ये फास्ट है। अगर हम लोग नॉर्मल वॉल्वेट 2 कर देखते तो वॉल्वेट 2 में उतना अच्छे से मतलब वॉल्वेट 1 ना? वॉल्वेट 2 लॉन्च हुआ था ना। अच्छा अच्छा। तो अगर हम लोग वॉल्वेट 2 को देखेंगे तो उसको 4 से 5 मिनट लगता है एक इमेज को, और इसके मुकाबले वॉल्वेट 1 ज्यादा 5 गुना ज्यादा फास्ट है, उसको हाँ। 1 ही मिनट लगते थे। हाँ, और अब अगर ये आगे भी चला गया होगा तो हम लोग को पता नहीं है कि कितना आगे गया होगा, क्योंकि अभी तक सिग्नल पहुंचे नहीं है वहां। हाँ, अगर वो भेजेगा भी ना तो हम लोग को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो है ना 1000 ईयर्स लग जाएगा। अरे, इतना साइंटिस्ट नासा ने बोला है। अब अगर हम लोग एंटी मैटर का देखेंगे तो ये हम लोग इससे भी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं। मतलब लाइट के स्पीड से भी ज्यादा जा सकते हैं? हाँ, 5 टाइम्स ज्यादा, 5 टाइम ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि एंटी मैटर अगर किसी भी मतलब आप समझ लीजिए कोई 75 kg का आदमी एंटी मैटर से बना है और हम लोग मैटर से, अगर वो हम लोग को भी छू लिया ना तो 1.5 हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब गिरा था और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब, उससे भी ट्रिपल टाइम ज्यादा होगा ये एक्सप्लोजन, क्योंकि ये 1.5 लाख टन से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब का इरप्ट करेगा वो रेडिएशन के साथ। 1 ग्राम के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, अगर कोई इंसान हो गया 75 kg का। अच्छा। और ऐसे भी बहुत हार्ड रहेगा बनाने के लिए 1 ग्राम, क्योंकि इसमें ना ज्यादा एनर्जी होता है। और दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड का जीडीपी देखेंगे तो 1125 ट्रिलियन है, और 1 ग्राम, बस 1 ग्राम एंटी मैटर का प्राइस है 62.8 ट्रिलियन। मतलब पता चला कि 2 ग्राम खरीदने में या बनाने में, अब उसको बनाने में भी उतनी खर्च होती होगी, मे भी शायद, या उसकी कीमत उस तरह से रखी गई क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। हाँ, और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा वो मास का और क्लैरिटी का वो चाहिए। तो एक बात तो यहाँ पे ये होगी कि जिसके हाथ में एंटी मैटर लग गया अगर, तो सपोज इसका मतलब सिंपल से यही हुई कि एक बार वो चेन रिएक्शन शुरू होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ के एक हिस्से को खत्म करेगा, अगर एक जगह उसका चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो अर्थ को क्या, उसके बाद पूरा गैलेक्सी को, पूरा मिल्की वे गैलेक्सी, और धीरे धीरे करते 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 वो ब्लैक होल में तब्दील होगा, बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ जाएगा और खत्म कर देगा। और एक बात अभी तुमने और भी कही कि जो एंटी मैटर का जो रिएक्शन होगा, जो स्टार्ट करेगा, वो तो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होगा। और इसका एक प्रूफ देखा गया है कि ब्लैक होल, असल में जो ब्लैक होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि लाइट रे वहां से ना तो रिफ्लेक्ट होती है, ना ही वहां से निकल के आ पाती है। रीजन इसका साइंटिस्ट ये देते हैं, दिखाई देता है वहां पे कि वो लाइट रे जो है वहां पे बेंड कर जाती है, लाइट रे बेंड कर जाती है ब्लैक होल के पास। तो इससे ये पता चला कि लाइट की स्पीड भले ही जितनी भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज में कुछ हो रहा है जो लाइट को रिफ्लेक्ट होकर नहीं आने दे रहा है, या ना ही वहां से निकल के पहुंचने दे रहा है यहाँ पे, उसको भी कंज्यूम कर ले रहा है वो, है ना। तो जब तक वहां से एनर्जी हम तक पहुंचेगी नहीं लाइट रे की शक्ल में, लाइट एनर्जी की शक्ल में, तो हमें तो दिखाई देने वाला है नहीं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल तो ब्लैक ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो या तो एंटी मैटर कहें, या हम ब्लैक होल कहें, या हम ये कहें कि लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा कोई चीज़ हो सकती है। और तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती हैं, ये सारी की चीज़ें एक साथ मिली जुली हुई हैं। क्योंकि जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे यही पता चल रहा है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी कि हमें अगर लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करना है तो हमें सबसे पहले एंटी मैटर पर कंट्रोल करना होगा, कमांड हासिल करना होगा उस पर,
कि अगर हमने एंटी मैटर को कंट्रोल कर लिया, फिर उसी हिसाब से हम किसी भी चीज़ को, एनर्जी को 100% रिलीज कर पाएंगे, और उसके स्पीड को फिर, अब उस पर कंट्रोल कर लिया तो मतलब उसके स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। चलो ये तो हो गया।